जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी पर आधारित इस विशेष सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7वीं के इतिहास का पहला चैप्टर है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। आज का पहला प्रश्न है, खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? ऑप्शन है शिया, सुन्नी, पठान, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुन्नी। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे, और मुसलमानों में कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अगला सवाल, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? ऑप्शन है पुस्तकालयों में, स्तूपों में, अभिलेखागारों में, गर्भगृह में। इसका सही उत्तर है अभिलेखागारों में। अभिलेखागार ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। अगला सवाल, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? ऑप्शन है 1326 ईस्वी में, 1356 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1302 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1356 ईस्वी में। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 1358 ईस्वी में लिखा था। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे। दूसरा, मुसलमानों में कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को मानने वाले शिया कहलाए और अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाए। अगला सवाल, तबकात ए नासरी किसकी रचना है? ऑप्शन है अल-बरूनी, अमीर खुसरो, मिनहाज ए सिराज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिनहाज ए सिराज। तबकात ए नासरी एक इतिहास ग्रंथ है जो फारसी भाषा में है। इसके रचयिता मिनहाजुद्दीन सिराज है। इसमें इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास का वर्णन है। अगला सवाल, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ऑप्शन है सूत की कटाई के लिए, सिंचाई के लिए, एक प्रकार का कर, खैरात विभाग के लिए। इसका सही उत्तर है सिंचाई के लिए। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। दूसरा, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के लिए अधिकार क्षेत्र में आते थे। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अगला सवाल, दस्तर बंधन किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सूफी संत, खान, उलेमा, मलिक। इसका सही उत्तर है खान। उलेमा मुस्लिम विद्वान का एक निकाय है जिन्हें इस्लामी पवित्र कानून और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ ज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। सल्तनत काल के दौरान उच्च पदस्थ या नामित धार्मिक या न्यायिक अधिकारी मानिए उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तर बंधन कहा जाता था। अगला सवाल, उलेमा किसे कहा जाता था? ऑप्शन है सूफी मत को मानने वाला, शिया को मानने वाला, सुन्नी को मानने वाला मुस्लिम विद्वान का एक निकाय। इसका सही उत्तर है मुस्लिम विद्वान का एक निकाय। उलेमा मुस्लिम विद्वान का एक निकाय है जिन्हें इस्लामी पवित्र कानून और धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र के विशेषज्ञ ज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है। अर्थात मुस्लिम वर्गों में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग जो धर्माधिकारी होते थे उसे उलेमा कहा जाता है। अगला सवाल, किस दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। पहला सवाल, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? ऑप्शन है चोलों के, पल्लवों के, कर्नाटक के चालुक्यों के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कर्नाटक के चालुक्यों के। दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया तथा उसे हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? ऑप्शन है जय सिंह, चंद्रदेव, दंतीदुर्ग, विष्णुवर्धन। इसका सही उत्तर है दंतीदुर्ग। जब दंतीदुर्ग ने बादामी के अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन II को हराया था, तब हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था, तो माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रवृत्ति प्राप्त कर लेगा। अगला सवाल, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल, चोल काल, मौर्य काल, पल्लव काल। इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। अगला सवाल, कल्हन की रचना रासरंगिणी के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? ऑप्शन है दक्कन के राजाओं का, कश्मीर के राजाओं का, दक्षिण के राजाओं का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कश्मीर के राजाओं का। कल्हन द्वारा रचित रासरंगिणी एक बृहद संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी के इतिहास को जानने का यह एक असाधारण ग्रंथ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट, पाल। इसका सही उत्तर है चोल। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच लंबी लड़ाई चली थी, जिसकी चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। अगला सवाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? ऑप्शन है उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए, दक्षिण भारत पर नियंत्रण के लिए, कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। इसका सही उत्तर है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्षरत रहे, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल, चोल किसके सामंत थे? ऑप्शन चालुक्य, पल्लव, पाल, राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है पल्लवों। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय, जो पहले पल्लवों का सामंत था, उसने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और निशुंभ भूषितिनी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। अगला सवाल, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज, कृष्णदेव राय। इसका सही उत्तर राजराज। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र के तंजौर नामक शहर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। अगला सवाल, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन राजराज प्रथम, दंतीदुर्ग, राजेंद्र प्रथम, उपेंद्रराज। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगाईकोंड चोलापुरम लाने को कहा और उसे चोल गंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गंगाईकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। अगला सवाल, चोल काल में के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला, चोल काल में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा, गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने का प्रशासकीय कार्य करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गुर्जर, प्रतिहार, गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट, पूर्वी दक्कन, पाल, बंगाल, चोल, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है राष्ट्रकूट, पूर्वी दक्कन। ये गलत है। अगला, चीन के तांग राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बीजिंग, हिमिस, वांगचू, सियान। इसका सही उत्तर सियान। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, की राजधानी सियान थी। यह दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। अगला सवाल, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ऑप्शन वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज। इसका सही उत्तर है मिहिर भोज।
अगला सवाल, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ऑप्शन कृष्ण प्रथम, राज राजेंद्र चोल, विजयालय, परांतक प्रथम। इसका सही उत्तर है विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय द्वारा किया गया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंतित सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया। अगला सवाल, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राजराज प्रथम। अगला सवाल, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन राजेंद्र प्रथम, विजयालय, परांतक प्रथम, नागभट्ट प्रथम। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका विजय सिलोन का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली में छूट। इसका सही उत्तर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला सवाल, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तीसरा, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन सत्य है, सभी कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है एक, दो और तीन सत्य है। शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महानटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के शासक थे। उसने 997 से 10,030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए, एक और दो सत्य है, दो और तीन सत्य है, सभी कथन सत्य है, सभी कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है सी, सभी कथन सत्य है। अगला सवाल, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उनके साथ भारत आया? ऑप्शन उत्तबी, अल बरूनी, फाहियान, फिरदौसी। इसका सही उत्तर है अल बरूनी। महमूद गजनवी अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। पहला सवाल, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। सही उत्तर 5। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश ने शासन किया था। अगला सवाल, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? ऑप्शन है 1236, 1240, 1226, 1265। इसका सही उत्तर 1236। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकारा कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबार के लोग भी इसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से पसंद नहीं थे। सन 1940 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अगला सवाल, मोट का मस्जिद दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बलवंत, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। मोट का मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल, मध्यकाल में रानी विदिता किस क्षेत्र की शासिका थी? ऑप्शन है अजमेर, कश्मीर, दिल्ली, मालवा। इसका सही उत्तर है कश्मीर। रानी विदिता कश्मीर की महिला शासक थी। उनका नाम दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बरूनी ने अपने पुस्तक तरीके फिरोजशाही में किया है। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? ऑप्शन है जजिया, खराज, खम्स, उस्र। इसका सही उत्तर है खराज। खराज कृषि पर लगने वाला एक कर था
जो कि उत्पादन का 50% होता था। खम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था, धार्मिक कर था जो संपन्न मुसलमानों से लिया जाता था। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्ताओं को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केवल एक। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार या अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वदगां शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है गुलाम, अमीर, सिक्का, रेशमी वस्त्र। इसका सही उत्तर है गुलाम। गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता था। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विदेशी व्यापारों के लिए, खाने पीने का मनोरंजन के लिए, राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए, रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए। अगला सवाल, दिल्ली पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, खिजर खां एवं बहलोल लोदी, बलबन एवं रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इस आक्रमणों से निपटने के लिए दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी तथा इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अगला सवाल, दिल्ली के सुल्तानों को शासनकाल के दौरान किस भाषा का प्रयोग करना पड़ता था? ऑप्शन है अरबी, तुर्की, उर्दू, फारसी। इसका सही उत्तर है फारसी। अगला सवाल, सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित की थी? ऑप्शन है मामलुक, तोमर, चौहान, पाल। इसका सही उत्तर है तोमर। अगला सवाल, किसने गैरिसन शहर सैनिकों के लिए बनवाया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। गैरिसन शहर एक किलेबंद बसाव था जहां सैनिक रहते थे। 13वीं सदी के आरंभ वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलों से रक्षा के लिए गैरिसन शहर बनवाया था जो सैनिकों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहर था। गैरिसन शहर का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। अगला सवाल, सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है 15 वर्ष। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपने राजवंश स्थापित किया था। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष तक 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त दुरुस्त कर दिया। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए श्री नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दान देना शुरू किया। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, 1, 2 और 3 सभी कथन गलत है। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुरानी शहर दिल्ली एक ऊना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा सोना और चांदी के बने होते थे। इनमें से कौन से कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, केवल 3, 1 और 2। इसका सही उत्तर है केवल 3। मोहम्मद बिन तुगलक ने आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी की न होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इस सस्ती मुद्रा जैसे सांकेतिक मुद्रा बहुत ही जाली सिक्के के रूप में उपलब्ध हो चुकी थी। अगला सवाल, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन में से आपको बताना है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर को आपको मिलाना है। पहला है खिलजी, लोदी, सैयद, गुलाम। ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 4। इसका सही उत्तर है 4, 1, 3, 2, मतलब गुलाम, सैयद,
गुलाम खिलजी सैयद लोदी। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये 5 राजवंश क्रमशः ये गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोदी। बाजार नियंत्रण की प्रथा किसने लागू की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि को कर को 50% तक कर दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ए तथा बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। अगला सवाल, सल्तनत काल में कृषि पर लगाए जाने वाले कर खराज किसान की उपज का कितना प्रतिशत होता था? ऑप्शन है 10%, 18%, 50%, 6%। इसका सही उत्तर है 50%। सल्तनत काल में कृषि पर लगाए जाने वाले कर खराज किसान की उपज का 50% होता था। अगला सवाल, इब्न तूता किस देश से भारत आया था? ऑप्शन है चाइना, मोरक्को, इटली, तुर्की। इसका सही उत्तर है मोरक्को। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। वह एक मुस्लिम यात्री था जो मोरक्को से भारत आया था। अगला सवाल, शेरशाह ने निम्न में से किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? ऑप्शन चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ऑप्शन 1, 2, 1 या 2, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजय रहा। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ था। इस युद्ध में शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 ईस्वी में हुआ था। अध्याय 4, मुगल साम्राज्य। पहला सवाल, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 1, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। 2, बाबर माता की ओर से मंगोल तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। 3, बाबर के पिता उमर शेख थे। कूट केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है सभी कथन सत्य है। मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। बाबर माता की ओर से मंगोल के वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे तथा बाबर का पिता उमर शेख था। अगला सवाल, बाबर कितने वर्ष की आयु में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था? ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष या 15 वर्ष। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। अगला सवाल, बाबर ने 1526 ईस्वी में किसे हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया? ऑप्शन है मीरन शाह, चंगेज खान, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला सवाल, किस शताब्दी में युद्धों में तोपों और गोलीबारी का पहला बार इस्तेमाल हुआ? ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी यानी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा पहली बार तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल किया गया। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं शताब्दी में भारत द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगला सवाल, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों में कौन सा मिलान गलत है? पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1530, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। इसका सही उत्तर है खानवा का युद्ध 1530। ये गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, खानवा का युद्ध 1527 अनाशंगा एवं बाबर के बीच, चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 अफगान एवं बाबर के बीच। अगला सवाल, शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं ईरान भागने को बाध्य हुआ। ईरान में हुमायूं ने किसकी मदद ली? ऑप्शन है अमर सिंह, मिर्जा कामरान, सफाविद शाह, मोहम्मद मिर्जा। इसका सही उत्तर है सफाविद शाह। शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। हुमायूं 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष 1556 ईस्वी में 3 पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। अगला सवाल, खुर्रम किसका पुत्र था? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है जहांगीर।
राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया था। अगला सवाल, 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में किसकी विजय हुई? ऑप्शन है औरंगजेब, दारा शिकोह, कामरान, अस्करी। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। अगला सवाल, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार युद्ध पद्धति शुरू की थी? ऑप्शन है राणा सांगा, जय सिंह, शिवाजी, तेग बहादुर। इसका सही उत्तर है शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू की थी। अगला सवाल, दक्षिण के किन दो राजाओं और औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन है बीदर और गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। इसका सही उत्तर है बीदर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। अगला सवाल, मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य को उत्तराधिकारी होता था। दूसरा, उत्तराधिकार में वे सदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, एक और दोनों, दोनों असत्य है। इसका सही उत्तर है केवल दो। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायाद की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अगला, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। कूट, केवल एक, केवल दो, दो और तीन, दोनों, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर एक, दो और तीन। मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। अगला सवाल, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन है बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। उन्होंने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। अगला सवाल, मुगल काल में जब्त शब्द किसे इंगित करता था? ऑप्शन ए बंजर भूमि के लिए, चोरी में पकड़े गए सामान के लिए, युद्ध में लूटे हुए सामानों के लिए, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। इसका सही उत्तर है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को। टोडरमल ने प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा था और हर फसल की राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अगला सवाल, अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन गुलबदन बेगम, अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर। इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबार अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इस इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और उनका शीर्षक है अकबरनामा। पहला जिल्द में अकबर की पूर्वजों का बयान है, दूसरा जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है, तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। अगला सवाल, अबुल फजल के अनुसार मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जो कहलाता था। ऑप्शन ए जब्त, दीवान, सूबा, कुल। इसका सही उत्तर है सूबा। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसे सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। अगला सवाल, नूरजहां का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, जहां आरा, मेहरुन्निसा। इसका सही उत्तर है जहां आरा। मेहरुन्निसा में 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। यह ऑप्शन गलत है, इसका आंसर मेहरुन्निसा हो जाना चाहिए था, ऑप्शन डी। अगला सवाल, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? ऑप्शन फतेहपुर सिकरी, अजमेर, आगरा, औरंगाबाद। इसका सही उत्तर है फतेहपुर सिकरी। अकबर ने सभी
लंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। फलतः इसमें हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्म के विद्वान भी इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते थे। अकबर इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने यह समझ लिया कि सभी धर्मों में कुछ अच्छे तत्व विद्यमान है। अगला सवाल, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल की नीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है एक धर्म पर सबका विश्वास, शांतिपूर्ण व्यवहार, सबके लिए एक धर्म, सर्वसम्मत की नीति। इसका सही उत्तर है शांतिपूर्ण व्यवहार। अकबर की सुलह एक कुल की नीति जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ए मनसब एक कर, सूबेदार गवर्नर, वित्तीय अधिकारी दीवान, रजनामा महाभारत। इसका सही उत्तर है मनसब एक कर। मनसब एक पद था जो मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी। सूबे के अनुसार प्रशासन सूबेदार कहलाता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहते थे। रजनामा महाभारत महाराज भारत का फारसी अनुवाद है। अध्याय 5 शासक और इमारतें। पहला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? ए इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन एवं कुतुबुद्दीन ऐबक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। इसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल का निर्माण 1939 में आसपास इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल, कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन तुर्की, अरबी, संस्कृत, प्राकृत। इसका सही उत्तर है अरबी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 में करवाया गया था, जिसके पहले छज्जे के नीचे अभिलेख की 2 पट्टियों पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखे गए। अगला सवाल, 7वीं एवं 10वीं शताब्दी में छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आसपास एक अनुप्रस्थ सतीर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाती थी? ऑप्शन अनुप्रस्थित कुंड निर्माण, रैखिक मेहराब निर्माण, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, ऊर्ध्वाधर पुलाया निर्माण। इसका सही उत्तर है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आसपास एक अनुप्रस्थ सतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती थी। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली एक कुहना के निकट हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब बनवाया था? ऑप्शन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुन्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। अगला सवाल, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन धंगदेव, राजेंद्र चोल, राजराज चोल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राजराज चोल। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर की स्थापना चोल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा राजराज चोल ने करवाया था। अगला सवाल, हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुन्हा के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था जिसे हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। अगला सवाल, गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी निम्न में से किस चोल राजा के समकालीन थे? ऑप्शन धंगदेव, राजेंद्र प्रथम, राजराज चोल। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। महमूद गजनवी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिर को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। अगला सवाल, 4 बाग बनाने की परंपरा निम्न में से किस मुगल सम्राट के समय से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है अकबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में औपचारिक बागों को योजनाएं और उसे बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों से विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली एवं जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही उत्तर है शाहजहां।
शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल वास्तुकला भी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। अगला सवाल, मुगल काल में पितरादुरा संबंधित था। ऑप्शन, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि व सैनिक जिसे मनसबदारी से दूर रखा जाता था। बादशाहों के एक प्रकार का सेवागिरी, संगमरमर अथवा बलवा पत्थर पर जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला। आंसर, संगमरमर अथवा बलवा पत्थर पर जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला। पितरादुरा उत्खनित संगमरमर अथवा बलवा पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए अलंकृत नमूने थे, जिसे शाहजहां के सिंहासन के पीछे बनाया गया था, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बिना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है शाहजहां। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? ऑप्शन, मोती महल, इत्मादुल्ला का मकबरा, दीवान आम और दीवान खास। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दीवान आम और दीवान खास। अगला सवाल, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? ऑप्शन, बंगाल, ईरान, तुर्की, अरब। इसका सही उत्तर है बंगाल। मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण में वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इस क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की चौपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण तकनीक बांग्ला गुंबद को उसकी वास्तुकला का हिस्सा बनाया। अगला सवाल, आगरा का ताजमहल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? ऑप्शन, 1632, 1643, 1707, 1864। इसका सही उत्तर है 1643। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की मकबरे के लिए शुरू किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। अध्याय 6, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी चोल राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन, तंजौर, माहिष्मती, चंपा, विराटनगर। इसका सही उत्तर है तंजौर। अगला सवाल, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन, राजेंद्र चोल, राजराज चोल, विजयालय। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राजराज चोल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा कांस्य मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी? ऑप्शन है मुगल, गुलाम, चोल, सातवाहन। इसका सही उत्तर है चोल। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लिप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसकी मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद कर छेद के रास्ते सारा पीला व मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर मिट्टी की खाली सांची में छेद के रास्ते धातु भरकर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अगला सवाल, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा, उदयपुर। इसका सही उत्तर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभों में संगीतमय स्वर निकलते थे। अगला सवाल, 18वीं सदी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? ऑप्शन, सिर्फ भारतीय कारीगर, सिर्फ भारतीय सौदागर, भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों, सिर्फ दास मजदूर। इसका सही उत्तर है भारतीय कारीगर एवं सौदागर दोनों। 18वीं सदी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। साथ ही शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए। यह बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित होने गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठरियों में अपने आवास बनाए। अगला सवाल, 17वीं सदी का वह कौन सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया? ऑप्शन, मसूलीपट्टनम, सूरत, कलकत्ता, मुंबई। इसका सही उत्तर है मसूलीपट्टनम। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं सदी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का केंद्र था। हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि तब तक यह आंध्र तट पर का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। अगला सवाल, 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों को
का गुट था। ऑप्शन पाटलिपुत्र, अवंती, कलिंग, वर्धमान और बीदर। ऑप्शन बी औरंगाबाद, बीजापुर, पाटलिपुत्र और मालवा। ऑप्शन सी गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में तालीकोटा के युद्ध, या इसे राक्षस तगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है, में विजयनगर के शासन रामराय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक थे। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए कीमती वस्त्र के लिए, मूल्यवान पत्थर की आकृतियों के लिए, मुस्लिम सौदागरों के लिए, हिंदू सौदागरों के लिए। इसका सही उत्तर है मुस्लिम सौदागरों के लिए। 15वीं-16वीं शताब्दी में के अपने स्मृति काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के गुंजायमान रहता था। इन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों मतलब मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेट्टियों, पुर्तगालियों जैसी यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। अगला सवाल, मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किन्हें सूचित करते हैं? ऑप्शन दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को, उत्तर भारत के व्यापारी संघों को, पूर्वी भारत के व्यापारी संघों को, दक्षिण पूर्व भारत के व्यापारी संघों को। इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को। व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ दैट इज गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके परिवर्तित काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नानादेशी थे। ये व्यापार संघ प्राय द्वीपीय के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। अगला सवाल, मध्यकाल में पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? ऑप्शन ए सुनार, लोहार, बढ़ई, बुनकर। इसका सही उत्तर है बुनकर। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, इसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। ये मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। अगला सवाल, 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? ऑप्शन ए सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी हाथी दांतों के सामान के लिए। ऑप्शन डी शिल्पकला के लिए। इसका सही उत्तर है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पा सके। अगला सवाल, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए मुंबई, लाहौर, सूरत, मछलीपट्टनम। इसका सही उत्तर है सूरत। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अगला सवाल, 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? ऑप्शन ए बीजापुर, अहमदनगर, खानादेश और बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, खानादेश और अहमदनगर। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर 1565 में तालीकोटा के युद्ध, या इसे राक्षस तगड़ी का युद्ध कहा जाता है, विजयनगर के शासक रामराय को पकड़कर उसकी हत्या कर दी तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। इस संघ में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासक थे। अगला सवाल, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में कहाँ अपनी बस्ती बनाई थी? ऑप्शन मसूलीपट्टनम, चित्तूर, नेल्लोर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मसूलीपट्टनम। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है? ऑप्शन चित्तूर, हम्पी, अनंतपुर, कडप्पा। इसका सही उत्तर है हम्पी। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अगला सवाल, किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? विजयनगर, हम्पी, सूरत, मसूलीपट्टनम। इसका सही उत्तर है सूरत। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अगला सवाल, 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? ऑप्शन हाथी दांत के सामान, शिल्पकला के लिए, सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए। इसका सही उत्तर है रेशमी वस्त्रों के लिए।
पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। अगला सवाल, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहली बार कब कालीकट पहुंचा था? ऑप्शन 1498, 1499, 1598, 1699। इसका सही उत्तर है 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा का पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा और 1498 में कालीकट पहुंचा। 7वां अध्याय, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। पहला प्रश्न, पंजाब के गक्खर जनजाति के मुखिया कमाल खां गक्खर को किस मुगल बादशाह ने मानसबदार बनाया था? ऑप्शन बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। इसका सही उत्तर अकबर। पंजाब में खोखर जनजाति की 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावी था। यहाँ बाद में गक्खर जनजाति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान मक्खर को अकबर ने मनसबदारी बनाया था। अगला सवाल, अकबर के किस सेनापति ने 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला किया और उसे परास्त किया? ऑप्शन उस्ताद अली, बिरबल, मान सिंह। बैरम खां। इसका सही उत्तर है मान सिंह। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अकबर के सेनापति मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला किया और उसे परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा धन इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। अगला सवाल, अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? ऑप्शन कूल, गन, एक कर, श्रेष्ठ व्यक्ति। इसका सही उत्तर है कूल। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। अगला सवाल, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था? ऑप्शन कृषि, सैनिक, श्रमिक, पुरोहित। इसका सही उत्तर है श्रमिक। अहोम राज्य पैगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अगला सवाल, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ऑप्शन श्रीलंका, ईरान, म्यांमार, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है म्यांमार। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयां दैट इज भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अगला सवाल, निम्न में से कौन 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया? ऑप्शन चंदेल, अहोम, गोंड, भील। इसका सही उत्तर है अहोम। अहोम लोगों ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को नमन कर नई राज्य की स्थापना की। अहोम 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 के आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अगला सवाल, 1662 ईस्वी में मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला किया? ऑप्शन मान सिंह, शाइस्ता खान, मीर जुमला, वीर नारायण। इसका सही उत्तर है मीर जुमला। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका। अगला सवाल, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कटंगा राज्य किस जानवर का निर्यात पर काफ़ी मात्रा में धन कमाया? ऑप्शन घोड़ा, हाथी, बैल, गधा। इसका सही उत्तर है हाथी। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गेंडों को हराया तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में जब्त कर लिए। अगला सवाल, गोंड जनजातियों के संदर्भ में निम्न में से दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सत्य है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। दूसरा, गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। अगला सवाल, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम कौन सी है? ए गढ़ राज बरहौत 84, बी बरहौत राज गढ़ 84, सी राज बरहौत 84 गढ़, डी राजगढ़ 84 बरहौत। इसका सही उत्तर है डी राजगढ़ 84 बरहौत।
इस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। गौंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य गढ़ों में विभाजित था। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन परहतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बंजारी लोग कौन थे? किसान खानाबदोश, व्यापारी खानाबदोश, शिल्पकार खानाबदोश, योद्धा खानाबदोश। इसका सही उत्तर है व्यापारी खानाबदोश। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उसका कारवां टांडा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अगला सवाल, गोंडवाना प्रदेश की निम्न में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि के लिए जाना जाता था? ऑप्शन संथाल, गोंड, भील, टांडा। इसका सही उत्तर है गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। हस्तांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गोंड राजा संग्राम शाह की उपाधि धारण की? ऑप्शन सालबहान, मानसिंह, सूरजमल, अमनदास। इसका सही उत्तर है अमनदास। गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर दिया। अगला सवाल, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उसका सामना किससे हुआ? ऑप्शन दुर्गावती, तारावती, अहल्याबाई। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दुर्गावती। चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री दुर्गावती का विवाह गढ़कटंगा गोंडवाना राज्य के राजा दलपत के साथ हुई थी। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अगला सवाल, गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन ए तुजुक ए जहांगीरी, बाबरनामा, बादशाहनामा, अकबरनामा। इसका सही उत्तर है अकबरनामा। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसे अबुल फजल ने लिखा है, अकबरनामा में गढ़कटंगा का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, जनजातियों के संदर्भ में नीचे गए सूची को आपस में मिलाइए और बताइए कौन सा है। सूची 1 भील, कोली, गोंड, कोरागा। सूची 2 कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत, पश्चिमी और मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कूट। इसका सही उत्तर है 3, 1, 4, 2। पहला भील का हो जाएगा पश्चिमी और मध्य भारत, कोली का कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, और गोंड का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और कोराका का दक्षिण भारत। अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। पहला सवाल, 9वीं शताब्दी में नैनार थे? ऑप्शन शैव संत, वैष्णव संत, दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शैव संत। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नैनार जो शैव संत थे और अलवार जो वैष्णव संत थे उन्होंने किया। अगला सवाल, नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य है? पहला, ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के कटु आलोचक थे। दूसरा, नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तीसरा, ये संत सभी जातियों के थे जिसमें पुलैया और पनीर जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। नैनार एवं अलवार संत सभी जातियों के थे। वह बौद्ध धर्म और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा वैष्णु के प्रति सच्ची प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। इसका सही उत्तर है दक्षिणी भारत। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, शैव संतों और अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। अगला सवाल, तेबरम और तिरुवाचकम इनके गीतों के संकलन है। ऑप्शन है अलवार संत, नैनार संत, नाथपंथियों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नैनार संत। नैनार संतों के गीतों के 2 संकलन है, तेबरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए थे अप्पार, समंदर, सुंदरार और मणिक का सागर थे। अगला सवाल, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? ऑप्शन दिव्य प्रबंधन, तेबरम, नम्मा अलवार। इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है दिव्य प्रबंधन। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिप्पोडी और नमलमार थे। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है।
अगला सवाल, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? ऑप्शन अद्वैतवाद, द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैताद्वैतवाद। इसका सही उत्तर है अद्वैतवाद। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एक एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है रामानुजाचार्य। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। अगला सवाल, निम्न में से किस संत का संबंध महाराष्ट्र से नहीं था? ऑप्शन तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, रामानंद। इसका सही उत्तर रामानंद। रामानंद 14वीं सदी के महान संत थे। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम और एकनाथ महाराष्ट्र के महान संत थे। अगला सवाल, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? ऑप्शन सैनिक, विदेशी यात्रा, विद्वान, प्रशासनिक अधिकारी। उत्तर विद्वान। अगला सवाल, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र में से आकर भारत में बसने लगे थे? ऑप्शन मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया। इसका सही उत्तर है मध्य एशिया। अगला सवाल, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है एक विशेष प्रकार का वस्त्र, सूफी संतों का निवास स्थान, गुरु को दी जाने वाली उपाधि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सूफी संतों का निवास स्थान। खानका सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण में शाही घराने के लोग, अभिजात और आम लोगों भी शामिल होते थे। सूफी लोगों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अगला सवाल, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है शेख मोहिउद्दीन की चिश्ती। अगला सवाल, रामचरितमानस निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? ऑप्शन कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, वाल्मीकि। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। अगला सवाल, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना साहिब बिहार, सूरत गुजरात, तलवंडी पाकिस्तान, पुणे महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है तलवंडी पाकिस्तान। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। अब इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। अगला सवाल, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे चुना? ऑप्शन लहना को, अर्जुन देव को, तेग बहादुर को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लहना को। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकार चुना। इसका नाम लहना था, लेकिन ये बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने लगे। गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। वे शब्द कौन थे? ऑप्शन है दान, दीन दयालु, दया श्रेष्ठ दानी, नाम, दान और स्नान। इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नाम, दान और स्नान। गुरु नानक ने अपने उपदेश का सार व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से। आज उनके उपदेशों को नाम जापना, कृत्य करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। अगला सवाल, 16वीं शताब्दी के चैतन्य देव का संबंध किस जगह से था? ऑप्शन बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, बिहार। इसका सही उत्तर है बंगाल। अगला सवाल, मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया? ऑप्शन फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, स्पेनिश। इसका सही उत्तर है जर्मन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का समय था। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च ने अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते थे। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग का प्रोत्साहन किया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। अगला सवाल, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। अगला सवाल, गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाला क्या था?
ऑप्शन यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, सभी जाति एवं धर्म के स्त्री एवं पुरुषों के लिए भोजन की जगह, उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह। गुरु नानक ने उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया, आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई थी? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, मागधी, देवनागरी लिपि। इसका सही उत्तर है गुरुमुखी। नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति किसने शुरू की? ऑप्शन नामदेव, वीरदेव, शंकरदेव, लहना। इसका सही उत्तर है शंकरदेव। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी थे, उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया किंतु उनकी मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही असमिया भाषा में नाटक एवं कविताएं लिखी। अगला सवाल, नीचे दी गई रचनाओं में से कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है? ऑप्शन सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल तीन, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला सवाल, अमृतसर सर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा है उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। इसका सही उत्तर है गुरु रामदास। पूरा अमृतसर शहर रामदासपुर शहर गुरु रामदास के द्वारा निर्मित सरोवर के चारों ओर बसा है तथा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर भी सरोवर के बीचों बीच अवस्थित है। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगला सवाल, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी, संस्कृत। इसका सही उत्तर है अवधी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्व उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा अवधी में की है। यह उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामायण आदि की रचना की है। अध्याय 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला सवाल, कथक का विकास दो परंपराओं या घरानों में हुआ? राजस्थान के दरबारों में और दूसरा लखनऊ में। राजस्थान के दरबारों में और दूसरा केरल में। केरल के दरबारों में और दूसरा लखनऊ में। गुजरात की अदालतों में और दूसरा उड़ीसा में। इसका सही उत्तर है राजस्थान के दरबारों में और दूसरा लखनऊ में। अगला सवाल, लीला तिकलम की रचना की गई थी? मणिप्रबलम, मणिप्रबलम, मणिपुरबलम, मणिप्रबलम। इसका सही उत्तर है मणिप्रबलम। मूर्धन्य नौ वाला। अगला सवाल, लीला तिकलम का संबंध है नाटक और काव्यशास्त्र, केवल नाटक, केवल काव्यशास्त्र, व्याकरण और काव्यशास्त्र। इसका सही उत्तर है व्याकरण और काव्यशास्त्र। लघु चित्र है बड़े आकार की पेंटिंग, छोटे आकार की पेंटिंग, मध्यम आकार की पेंटिंग, क्षैतिज पेंटिंग। इसका सही उत्तर है छोटे आकार की पेंटिंग। 1230 में किसने अपना राज्य देवता को समर्पित किया और खुद को डिप्टी घोषित किया? भगवान का। ऑप्शन राजा अनंग भीम चतुर्थ, राजा अनंग भीम तृतीय, राजा अनंग भीम द्वितीय, राजा अनंग भीम प्रथम। इसका सही उत्तर है राजा अनंग भीम तृतीय। अगला सवाल, कथक अब उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर है उत्तर भारत। अगला सवाल, बंगाल में भी डैश शताब्दी के अंत में मंदिर निर्माण की होड़ देखी गई जो डैश शताब्दी में चरम पर पहुंची। इसका ऑप्शन है 15वीं, 19वीं, 14वीं, 17वीं, 16वीं, 17वीं, 16वीं, 19वीं। इसका सही उत्तर है 15वीं और 19वीं। बंगाल में भी 15वीं शताब्दी के अंत से मंदिर निर्माण की होड़ देखी गई जो कि 19वीं शताब्दी में चरम पर पहुंची। अगला सवाल, क्या एक लोकप्रिय क्षेत्रीय देवता है जिन्हें अक्सर पत्थर या लकड़ी के टुकड़े के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन है चैतन्य देव, गोपीचंद्र, धर्म ठाकुर, मैनावती। इसका सही उत्तर है धर्म ठाकुर। अगला सवाल, चेर द्वारा निर्मित केरल के मंदिर थिएटर ने कहानियों को उधार लिया है? ऑप्शन रोमन महाकाव्य, हिंदी महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य। इसका सही उत्तर है संस्कृत महाकाव्य। अगला सवाल, प्रारंभिक लघु चित्र क्या है? ताड़ के पत्तों या लकड़ियों पर, अगला कांच पर, प्लास्टिक पर, कागज पर थे। इसका सही उत्तर है ताड़ के पत्ते या लकड़ी पर।
अगला सवाल, बंगाल में अधिकारियों और पदाधिकारियों को भूमि प्राप्त हुई और उन्होंने अक्षर डैश की स्थापना की जो इन क्षेत्रों में धार्मिक परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में कार्य करते थे। ऑप्शन, इमारतें, किला, मंदिर, मस्जिदें। इसका सही उत्तर है मस्जिदें। अगला सवाल, बंगाली शब्द ऑप्शन अंग्रेजी, अवधी, हिंदी, संस्कृत से बना है। इसका सही उत्तर है संस्कृत से बना है। अगला सवाल, मुगल सम्राटों डैश ने अत्यधिक कुशल चित्रकारों का संरक्षण दिया और जिन्होंने मुख्य रूप से ऐतिहासिक वृत्तांतों और कविताओं वाली पांडुलिपियों का चित्रण किया। इसका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। इसका सही उत्तर है अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अगला सवाल, ज़ुआनज़ैंग एक था। ऑप्शन, चीनी यात्री, अंग्रेजी यात्री, अफगानी यात्री, जापानी यात्री। इसका सही उत्तर है चीनी यात्री। अगला सवाल, अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को राजपूताना कहा जाता था। ऑप्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला सवाल, 19वीं सदी की शुरुआत में रोमानिया में स्कूल की पाठ्य पुस्तकें डैश के बजाय डैश में लिखी जाने लगी। इसका ऑप्शन है लैटिन, रोमानियन, रोमानियन लैटिन, रोमानियन ग्रीक, ग्रीक रोमानियन। इसका सही उत्तर है रोमानियाई ग्रीक। 19वीं सदी की शुरुआत में रोमानिया की स्कूल की पाठ्य पुस्तकें रोमानियाई के बजाय ग्रीक में लिखी जाने लगी। अगला सवाल, जीवित आत्मा का पौधा, निर्जीव वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं से संबंध। ऑप्शन है एनिमिज्म, एनिमेशन, एनिमिज्म, एमिमेसिम। इसका सही उत्तर है ए एनिमिज्म, हिंदी में जीववाद। अध्याय 10, 18वीं सदी की राजनीतिक संरचनाएं। चौथ क्या है। ऑप्शन, जमींदारों द्वारा दावा किया गया भू राजस्व का 4%, जमींदारों द्वारा दावा किया गया भू राजस्व का 40%, जमींदारों द्वारा भू राजस्व का 44% दावा किया गया और या जमींदारों द्वारा दावा किया गया भू राजस्व का 25%। इसका सही उत्तर है जमींदारों द्वारा दावा किया गया भू राजस्व का 25%। 17वीं शताब्दी के दौरान एक राजनीतिक समुदाय में सिखों के संगठन ने क्षेत्रीय राज्य निर्माण में मदद की। पंजाब, अवध, बंगाल, जोधपुर। इसका सही उत्तर है पंजाब। 1708 में खालसा में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया जिसके नेतृत्व में उन्होंने अपना संप्रभु शासन घोषित किया। बंदा सिंह, बंदा देव बहादुर का सिंह, बंदा बहादुर। इसका सही उत्तर है बंदा बहादुर। अगला सवाल, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% कहा जाता है। ऑप्शन, सरदेशमुखी, दासेमुख, देशमुखी, दुआत। इसका सही उत्तर है सरदेशमुखी। अगला सवाल, राजस्व किसानों को कहा जाता था। जागीरदार, इजारदार, नायक, सूबेदार। इसका सही उत्तर है इजारादार। अगला सवाल, डैश के मुगल बादशाह राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को प्रांतीय गवर्नरों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों के हाथों में धीरे धीरे स्थानांतरित होने से रोकने में असमर्थ थे। ऑप्शन, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। अगला सवाल, कई राजपूत राजाओं ने विशेष रूप से मुगलों के अधीन सेवा की थी। ऑप्शन, जयपुर और जैसलमेर, एम्बर और जोधपुर, एम्बर और जैसलमेर, जैसलमेर और जोधपुर के राजा। इसका सही उत्तर है आमेर और जोधपुर के राजा। अगला सवाल, बुरहान उल मुल्क सारदत खान को ऑप्शन, अवध, पंजाब, बंगाल, डेक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर है अवध। अगला सवाल, किसके शासनकाल में जगत सेठ का बैंकिंग घराना अत्यंत समृद्ध हो गया। ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय, अलवर्दी खान, मीर जाफर, नादिर शाह। इसका सही उत्तर है अलवर्दी खान। अगला सवाल, राजस्व और सैन्य प्रशासन के कार्यकालों को कौन नियंत्रित करता था। ऑप्शन, स्थानीय लोग, ब्रिटिश, गवर्नर, राजा। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। अगला सवाल, तेलुगु योद्धा प्रमुखों को कहा जाता था। ऑप्शन, सूबेदार, नायक, मनसबदार, फौजदारी। इसका सही उत्तर है नायक। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु ऑप्शन ए 1705, 1707, 1708, 1706 में हुई। इसका सही उत्तर है 1708 में हुई। अगला सवाल, निज़ाम उल मुल्क आशफ जाह किसके संस्थापक थे। ऑप्शन, हैदराबाद राज, बंगाल राज, अवध राज, मराठा राज। इसका सही उत्तर है हैदराबाद राज। मयूर सिंहासन लूटा गया था।
मोहम्मद गजनी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज़ों ने। इसका सही उत्तर है नादिर शाह ने। अगला प्रश्न, बुरहान उल मुल्क के पास संयुक्त कार्यालय भी थे। ऑप्शन दीवानी, मनसबदारी और फौजदारी। दीवानी, इक्ता और मनसबदारी। सूबेदारी, दीवानी और नायक। सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। इसका सही उत्तर है सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी। अगला सवाल, अहमद शाह अब्दाली था ईरान शासक, पाकिस्तान शासक, अफगान शासक, इराक शासक। इसका सही उत्तर है अफगान शासक। अगला सवाल, आसफ जां और मुर्शिद कुली खां की ज़ात रैंक थी 7,000 प्रति एक, 6,000 प्रति एक, 9,000 प्रति एक, 8,000 प्रति एक। इसका सही उत्तर है 7,000 प्रति एक। अगला सवाल, 1722 में आगरा की सूबेदारी किसे दी गई थी। ऑप्शन राजा अजीत सिंह, राजा अमृत सिंह, राजा जय सिंह, राजा अंबर सिंह। इसका सही उत्तर है राजा जय सिंह। अगला सवाल, 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य को समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ा था। ऑप्शन ब्रिटिश मुगलों के नियंत्रण में थे, मुगलों के सैन्य संसाधन बहुत शक्तिशाली थे, मुगलों के उत्तराधिकारियों ने दिल्ली छोड़ दी, वित्तीय संसाधन समाप्त हो गए थे। इसका सही उत्तर है वित्तीय संसाधन समाप्त हो गए थे। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की शक्ति किसके क्षेत्र में घटने लगी। ऑप्शन बाबर, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है औरंगजेब।